क्लियर है? प्लानिंग, मटीरियलिटी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? निश्ता, फिश्ता? चलो, अगर कोई सवाल नहीं है फिर अगली बात करते हैं। आज दो बातें हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस और दूसरा है ऑडिट रिस्क। पहली कौन सी है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि ISA 315, और दूसरी बात कौन सी करनी है? ऑडिट रिस्क की। देखिए, आपको याद होगा जब हम लोगों ने सब्सटेंटिव्स पढ़े थे तो कुछ कैटेगरीज बनी होंगी 7 प्रोसीजर्स की। कौन से थे वो 7? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम नॉर्मली क्या करते हैं, टिपिकली इसकी ना 3 कैटेगरीज बना लेते हैं इन 7 बातों की। 3 कैटेगरीज, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C। A में हम लोग लिखते हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, और तीसरी कौन सी होती है? ऑब्जर्वेशन। कैटेगरी B में हम लोग लिखते हैं 2 जो R से स्टार्ट होती हैं, रिकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस। और जो बाकी 2 रह गई वो कौन सी है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर। अगर इन 7 में से मुझे रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर्स आइडेंटिफाई करने हैं तो वो 4 है। पूरा ब्लॉक A ना, मैंने कहा 4 है। पूरा ब्लॉक A और यहां से सिर्फ कौन सा? एनालिटिकल प्रोसीजर। पूरा ब्लॉक A और चौथा कौन सा है? एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी क्या होती थी? वाह, भाई ने कहा इंक्वायरी होती है इंक्वायर करना। आप इस बात से सहमत हैं? काली मुक गई फिर। इंक्वायरी मीन्स किसी से गुफ्तगू करना, किसी से सवाल जवाब करना, स्केप्टिक माइंड के साथ बात करना, किसी से कोई चीज़ निकलवाना, पूछताछ करना। ये इंक्वायरी क्या हम इंटरनल लोगों से करते हैं या एक्सटर्नल से करते हैं? दोनों से करते हैं। हर उस बंदे से इंक्वायरी की जा सकती है जिसके पास कंपनी के बारे में नॉलेज हो। अच्छा, इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंस्पेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, यानी कि इंस्पेक्शन नॉन लिविंग थिंग्स की होती है और इंक्वायरी लिविंग की होती है। ऑब्जर्वेशन में और इंस्पेक्शन में क्या फर्क था? ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ खड़े होकर प्रोसेस को देखते हैं, इंस्पेक्शन में हम उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, इंक्वायरी में हम पूछताछ करते हैं। और एनालिटिकल क्या था? रेशोस के थ्रू देखना कि क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ कम हो रही है। ये पूरी स्लाइड पढ़ लें। शुरू से लेकर एंड तक। हाँ जी, इंक्वायरी क्या है? आस्किंग क्वेश्चंस एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अदर्स जिनके पास क्या हो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। एनालिटिकल क्या है? स्टडी ऑफ रेशियोज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स। और तीसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। डन।
अब ऑडिट शुरू करने से पहले मुझे क्या हासिल करनी है? एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। मुझे क्या हासिल करनी है? एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको पेस्टल याद है? क्या था पेस्टल? पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। वो फ्रेम ऑफ माइंड दिमाग में लाएं और ये स्लाइड पढ़ें। हाँ, पेस्टल। आपने देखना है कि इंडस्ट्री कौन सी है जहां पे वो एंटिटी ऑपरेट कर रही है, किस इन्वायरमेंट में काम कर रही है। सेकंड पॉइंट, उसके ऑपरेशंस कौन से हैं, उसका मालिक कौन है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और उसकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी कैसी हैं। नंबर 3, अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी हैं। नंबर 4, उसके साथ कौन से बिजनेस रिस्क अटैच्ड है। और 5वां, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। टेक्निकली आप जिस कंपनी का ऑडिट शुरू करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उसको समझ लें कि एंटिटी कर क्या रही है, एंटिटी कर क्या रही है। क्योंकि जब आप ये बातें अंडरस्टैंड कर लेंगे, सेकंड स्टेप पे क्या होगा, आप कंट्रोल्स को असेस करने जाएंगे। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, अब अपना ऑडिट फाइनली सब्सटेंटिव के साथ शुरू कर देंगे। चौथे स्टेप पे क्या होगा, इवैल्यूएशन होगी। किस चीज़ की? एविडेंसेस की। उसके बाद आखिरी स्टेप में क्या होगा, रिपोर्ट बन रही होगी। अच्छा, इन सब में एंड पे देखें क्या लिखा हुआ, बिजनेस रिस्क। ये क्या होता है? व्हाट इज अ बिजनेस रिस्क? यहां पे वो पेस्टल बहुत काम आएगा आपके। व्हाट इज अ बिजनेस रिस्क? बिजनेस के ऑपरेशंस में मसला, बिजनेस की मैनेजमेंट में मसला, बिजनेस के एक्सपेंसेस में मसला। टेक्निकली स्पीकिंग तो जो बंदा बिजनेस चला रहा है, जो कंपनी का कौन है, ओनर, उसके मसले मसाइल इस बिजनेस को लेके, उसके खौफ, उसका डर कि कंपनी को नुकसान हो सकता है। ये फर्क है फ्रॉम ऑडिट रिस्क। कैसे फर्क होगा, कैसे फर्क होगा? कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाउ बिजनेस रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट रिस्क? मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मैं ये मार्कर बेचता हूं मार्केट में, ठीक है। मेरे ये मार्कर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये ख़रीदना बंद कर दिया क्योंकि अब लोग बोर्ड पे नहीं पढ़ाते, डिजिटल पढ़ाते हैं। तो मार्केट में इसकी सेल क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि कंपैरेटर आ गया हुआ है, वो उसकी सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। बीइंग ओनर मुझे क्या खौफ है? बीइंग ओनर मुझे पहला खौफ, मेरा रेवेन्यू गिर रहा है। दूसरा खौफ, मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हुई है, वेयर हाउस में जो ये मार्कर पड़े हैं ये पड़े पड़े सूख जाएंगे, कोई इनको खरीदेगा नहीं और कंपनी को नुकसान हो जाएगा, और अगर कुछ भी बेहतर ना हुआ तो कंपनी मेरी बंद। ये है बिजनेस के ओनर को खतरा है। अब आप सोचें ऑडिटर इस चीज़ को कैसे प्रोसेस में लेके आएगा। ऑडिटर देखेगा कि जो इन्वेंट्री पड़ी है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे है या नहीं। हमने कहा था बीइंग ओनर मुझे ये डर है कि मेरा रेवेन्यू गिर रहा है। ऑडिटर देखेगा कि इन्होंने रेवेन्यू को ओवरस्टेट तो नहीं किया, प्रॉफिट को ओवरस्टेट तो नहीं किया, खर्चों को अंडरस्टेट तो नहीं किया। बीइंग ओनर मुझे ये डर था कि मेरी कंपनी का दिवालिया निकल सकता है। बीइंग ऑडिटर मैं क्या करूं, गोइंग कंसर्न के असेसमेंट करूं। तो जब भी बिजनेस रिस्क के सवाल आपको मिले एग्जाम में, आ जाते हैं अक्सर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने हमेशा क्या फ्रेम ऑफ माइंड लेके चलना है, पेस्टल का। पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। और जब आप बात करें किसकी, ऑडिट की,
तो आपने यहाँ पे अकाउंटिंग वाली बातों को सोचना शुरू कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कल किसी ने याद नहीं कराया कि सर वो एक डॉक्यूमेंट आपने शेयर करना था, मैंने बना लिया हुआ है, वो अभी आ जाता कॉपी होके, हाँ फ्री में। तो अब जरा पढ़े द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क। पढ़े जरा। शराज को बुलाइएगा जरा, शराज को। हाँ जी। रिस्क अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस और एक्शन। 4 वर्ड्स हैं, चारों का एक ही मतलब है। दैट कुड अफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरी इट्स ओन स्ट्रेटजी। जो चीजें आपको रोक रही हैं, आपके कारोबार को चलने नहीं दे रही, ये क्या है? आपका बिजनेस रिस्क। अब सवाल ICAP में कैसा आता है, वो आपको एक सिनेरियो दे देगा और कहेगा इसमें से ढूंढो बिजनेस रिस्क भी और ढूंढो ऑडिट रिस्क भी। या वो कह देगा सिनेरियो है सिर्फ क्या ढूंढो बिजनेस रिस्क, या सिर्फ क्या ढूंढो ऑडिट रिस्क। तो मिला के भी पूछ सकता है, सेपरेट भी पूछ सकता है। अभी करते हैं आज प्रैक्टिस। चैप्टर 5 पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी बातों को दोबारा से करने की जरूरत है, एक दफा जरा रीड करिए। इफ एन एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, याद है क्या होता था? याद है क्या होता था? इफ एन एंटिटी हैज इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि उसका काम कैसा है, उसकी जिम्मेदारियां कैसी हैं, उसका स्टेटस कैसा है और वो क्या काम कर रहा है या करेगा। कौन? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। और नीचे वाली बात पढ़े, आपको कल एक PDF भेजी थी। सबसे पहले क्या करना है उसने? जजमेंट लेनी है। किस चीज के ऊपर? कंपनी के कंट्रोल्स के ऊपर, कि वो कितने स्ट्रॉन्ग और कितने वीक हैं, क्योंकि इसकी बेस पे क्या करेगा? उसका फैसला है किस चीज का? कंट्रोल्स के बेस पे फैसला किस चीज का कर रहा होगा? सब्सटेंटिव का, कि कम लगाने हैं या ज्यादा लगाना। तो उसने क्या सोचना है? कंपनी का प्रीवियस माजी क्या था, क्या कोई चेंजेस आई हैं, यानी कि पास्ट में कंट्रोल्स कौन से थे, रीसेंट कंट्रोल्स कौन से नए ऐड हुए हैं, क्या कोई नोन प्रॉब्लम्स हैं जो ख़त्म नहीं होती, और क्या कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आके इनको एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा। टेक्निकली उसने सिर्फ क्या करना है? इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना है। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ा हुआ बच्चा ये बात को बखूबी समझ सकता, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। नीचे पढ़े। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द ऑडिटर टू असेस क्या? रिस्क, प्लानिंग, प्रोसीजर एंड डिटरमिन कि उसने कितनी टेस्टिंग करनी है। डन। अच्छा, इसी बेस पे ना मैं आपको बताऊं 3 तरह की अप्रोचेस होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। 3 तरह की अप्रोचेस पे ये ऑडिट चलता है। पहली कहलाती है कौन सी अप्रोच? पहली कौन सी है? सब्सटेंटिव। दूसरी कौन सी है? सिस्टम। तीसरी कौन सी है? रिस्क बेस्ड। तो सब्सटेंटिव अप्रोच किसे कहते हैं? एक ऐसी अप्रोच जहां पे पुराने ज़माने के ऑडिटर्स काम करते थे, इतनी डिटेल में काम करते थे कि वो एब्सोल्यूट के बहुत करीब करीब की एश्योरेंस दे रहे होते थे, हर एरिया को थॉरली चेक करते थे। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट नहीं होती थी, कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? टेस्ट ऑफ डिटेल लगाते थे। उसके बाद आए कौन से लोग? सिस्टम। इन्होंने कहा यार ये तो पागल है जो हर ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हैं, हम पहले किसको चेक कर लेंगे? सिस्टम को। सिस्टम पे रिलायंस आ गई तो कम काम करेंगे, सिस्टम पे रिलायंस ना हुई तो ज़्यादा काम कर लेंगे। फिर ये आए, ये कौन से हैं? रिस्क वाले। इन्होंने कहा सिस्टम को बाद में देखना है, पहले किसको देखो? रिस्क को। किस एरिया में ज़्यादा रिस्क है, जिस एरिया में ज़्यादा रिस्क है फिर देखो उसका सिस्टम कैसा है और फिर फैसला करो कि तुमने सब्सटेंटिव कितने लगाने हैं। रीड करें।
सबस्टांटिव में क्या है? एवरी आइटम इज टेस्टेड एंड वाउच्ड. अप्रोच इज स्टिल इन यूज फॉर स्मॉल एंटिटीज विद फ्यू ट्रांजैक्शंस. मगर नुकसान क्या था? हद से ज्यादा काम कर बैठते थे. सेकंड पे आए. अब क्या करना है? पहले सिस्टम को टेस्ट कर लें विद लेस एम्फोसिस ऑन टेस्टिंग इंडिविजुअल. क्या मतलब कि एक एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरे सिस्टम को पहले देख लेंगे वो सिस्टम कैसा काम कर रहा है. अगर आपके सिस्टम पे रिलायंस आ गई तो आपका काम इंडिविजुअल को चेक करना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इट मे स्टिल लीड्स टू ओवर ऑडिटिंग. कब? जब सिस्टम पे रिलायंस नहीं होगी. एज ऑडिटर वुड ऑल्सो बी टेस्टिंग लेस रिस्की एरिया. तीसरी अप्रोच कौन सी आई? रिस्क बेस्ड. ये इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले क्या करो? रिस्क देखो. उसके बाद प्रिपेयर करो अपनी स्ट्रेटजी प्लान एंड फोकस करो किन एरियाज को? रिस्की एरियाज को. मोस्ट फर्म्स नाउ यूज अ मिक्सचर ऑफ द रिस्क अप्रोच एंड अ सिस्टम अप्रोच. तो पहले वो रिस्क देखते हैं, फिर वो देखते हैं सिस्टम कौन सा, फिर फैसला करते हैं कि कितना काम करना, कितना काम नहीं करना. डन? कोई प्रॉब्लम, परेशानी? ओके है. अच्छा जी. सर जी 3 तरह के रिस्क होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. पहला कहलाता है इनहेरेंट रिस्क. कौन सा रिस्क? इनहेरेंट रिस्क. दूसरा कहलाता है कंट्रोल्ड रिस्क. कौन सा रिस्क? कंट्रोल्ड रिस्क. और तीसरा कहलाता है डिटेक्शन रिस्क. कौन सा रिस्क? डिटेक्शन रिस्क. पहला कौन सा है? इनहेरेंट. दूसरा? तीसरा? इनहेरेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का बाय डिफॉल्ट रिस्क है. ये कौन सा रिस्क है? ये बाय डिफॉल्ट है. क्या मतलब होगा भला? ये होना ही होना. और जब भी हम इसको असेस करते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कंट्रोल्स को. हम क्या कर देते हैं? इग्नोर करते हैं किसको? कंट्रोल्स को. यानी कि हम इसको जब भी सोचेंगे कंट्रोल्स के अलावा सोचेंगे, क्योंकि जितने मर्जी कंट्रोल्स लगा लें इसने तो फिर भी रहना ही रहना है. तो इसको ना तो एंटिटी कम कर सकती है और ना ही ऑडिटर कम कर सकता है. कोई भी इसको रिड्यूस करने की ताकत नहीं रखता. कोई भी इसको रिड्यूस करने की ताकत नहीं रखता. अब जैसे आप में एक इनहेरेंट रिस्क है कि आप लोगों ने पढ़ना है नहीं. हम जितना मर्जी कह लें नहीं पढ़ना. आपका दिल कर भी रहा होगा फिर भी नहीं पढ़ना. वालिदैन भी कह देंगे फिर भी नहीं पढ़ना. तो ये तो क्या है? आपका इनहेरेंट रिस्क. फिर दूसरा कौन सा होता है? कंट्रोल रिस्क. याद रखिएगा कंट्रोल रिस्क वो रिस्क है जो एंटिटी के लगाए हुए कंट्रोल्स की वीकनेस की वजह से अराइज होता है. एंटिटी की लगाए हुए कंट्रोल्स के वीकनेस की वजह से क्या होता है? अराइज होता है. तो जहां भी हम कहते हैं ना कि एंटिटी के कंट्रोल्स वीक है, तो वहां पे जो भी रिस्क आएगा वो कौन सा होगा? कंट्रोल रिस्क होगा. इसको क्या एंटिटी बेहतर बना सकती है? यस. इस पे क्या ऑडिटर काम कर सकता है? नो. डायरेक्टली नो. डायरेक्टली नो. मगर अंदर खाते एक लेटर देके जाता है, मैनेजमेंट लेटर. मगर ये लेटर में जो वो बताता है वीकनेसेस कि इनको ठीक कर लो, वो करंट ऑडिट के लिए होती हैं, फ्यूचर के लिए होती है, अगले के लिए होती हैं.
तो टेक्निकली देखा जाए तो करंट ऑडिट के अंदर कंट्रोल रिस्क को कौन एलिमिनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एंटिटी। हम सिर्फ क्या दे सकते हैं? मशवरा। क्या दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मशवरा। और तीसरा कौन सा है? डिटेक्शन रिस्क। हम यानी कि ऑडिटर जो है वो ये फेस कर सकते हैं। भाई इंसान है ना, तो इसके लगाए हुए प्रोसीजर्स में क्या आ सकता है? इसके लगाए हुए प्रोसीजर्स कभी कभी क्या हो सकते हैं? वीक, गलत, और उस वजह से क्या राइज होगा? डिटेक्शन रिस्क। टेक्निकली स्पीकिंग ये वो रिस्क है जो कि मिसस्टेटमेंट्स को नहीं पकड़ पा रहा। ये वो रिस्क है जो कि मिसस्टेटमेंट्स को कैच नहीं कर पा रहा। इससे भी छूट रही, इससे भी छूट रही। होता कुछ यूं है कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद अभी नहीं बांटना था। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कहलाता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और जब ये ROMM इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ऑडिट रिस्क। क्या बन जाएगा दोस्त? ऑडिट रिस्क बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ऑडिट रिस्क को कम करना है या ज्यादा करना है? बीइंग ऑडिटर मैं कौन सा रिस्क कम करूं तो वो कम हो जाएगा? डिटेक्शन रिस्क। ना मेरा इख्तियार इस पे, ना मेरा इख्तियार इस पे, मेरा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? डिटेक्शन रिस्क पे। डन। एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, जरा गौर से इस पिक्चर को देखें, गौर से, मोहब्बत भरी निगाहों से इस पिक्चर को देखा जाए प्लीज। इसमें पूरा मॉडल छुपा है। मान साहब आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई तो कहानी यहीं पे एंड हो गई, हम सवालों पे जल्दी मूव कर जाएंगे। अगर आप देखें तो इस तस्वीर में ऊपर से कुछ दाने गिर रहे हैं। दाने गिर रहे हैं, ये दाने बेसिकली मिसस्टेटमेंट्स हैं। ये दाने क्या हैं? मिसस्टेटमेंट्स, जो ऊपर से गलतियां आ रही हैं, जो ऊपर से गलतियां आ रही हैं। सबसे पहले इन दानों को पकड़ने के लिए एंटिटी ने ये ट्रे रखा हुआ है। ये ट्रे बेसिकली क्या है? एंटिटी की तरफ से लगाया हुआ कंट्रोल। बट अगर आप गौर करें तो कुछ तो दाने इस ट्रे पे गिर के रुक जाएंगे, मगर कुछ इस ट्रे से भी नीचे आ रहे हैं। ये जो इस ट्रे के अंदर होल्स हैं, सुराख है, ये इस कंट्रोल की क्या है? बेसिकली वीकनेस। इस कंट्रोल की क्या है? वीकनेस। तो जो ऊपर के दाने बहुत ज्यादा थे, इस कंट्रोल से नीचे आते आते कुछ हद तक क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। नीचे जब वो दाने मजीद आ रहे हैं तो मैं एक प्याला लेके खड़ा हो गया हूं। ये प्याला क्या नाम है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कुछ तो दाने इसमें गिर जाएंगे और कुछ इसमें नहीं गिरेंगे, इससे बच के बाहर आ जाएंगे, इससे बच के बाहर आ जाएंगे। जो बच के बाहर आ गए ना, वो क्या कहलाएगा? ऑडिट रिस्क। जो कैप्चर नहीं हुए वो क्या कहलाएगा? डिटेक्शन रिस्क। जो कैप्चर नहीं हुए टेक्निकली वो क्या है? डिटेक्शन रिस्क। जो बच के बाहर आ गए हैं, अब इसका टोटल क्या कहलाएगा? ऑडिट रिस्क। तो ये जो दाने ऊपर से गिर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट मिसस्टेटमेंट्स हैं। तो ये कौन सा रिस्क है आपका? इनहेरेंट रिस्क, मिसस्टेटमेंट्स दैट माइट अकर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद कंट्रोल रिस्क क्या है? नॉट डिटेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल। और ROMM क्या है? द रिस्क दैट अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? डिटेक्शन रिस्क के साथ। ये क्या है? मिसस्टेटमेंट्स नॉट डिटेक्टेड बाय ऑडिटर। और ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ऑडिट रिस्क। एक ऑडिटर ये चाहता है कि वो ये चाहता है दोस्त
कि क्या अब जिस तरह वीकनेस की वजह से ऑडिटर के वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर में वीकनेस की वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया, उसके लिए तो ऑडिटर किसे कैसे जिम्मेदार होगा अगर बिल पर वो वैसे ही डिटेक्ट नहीं हुए, तब भी वही जिम्मेदार होगा, जिम्मेदारी उसी की है। सर्वर हैंडेड इंटरप्रिटेशन तो नहीं है। वो तो है ही है, इसका काम क्या था, डिटेक्ट करना। ये पैसे किस चीज़ के ले रहा है, डिटेक्शन के। जब इसके लगाए हुए सब्सटैंटिव्स ही नहीं पकड़ पा रहे तो फिर कसूरवार कौन होगा, ऑडिटर। अच्छा देखें, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे 2% ऑडिट रिस्क करना है अपनी कंपनी का। कितना करना है, 2%। करंटली ये चल रहा है 5%। करंटली क्या चल रहा है, 5%। इनहेरेंट रिस्क है 20%, कंट्रोल रिस्क है 10%। मुझे बताइए अभी डिटेक्शन रिस्क कितना है, निकालें जरा। ये तो मैं चाहता हूं ना करंटली, पहले करंटली के हिसाब से देखें। पहले मुझे करंट की फिगर बताएं, करंटली 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 मेरा डिटेक्शन रिस्क कितना है। नहीं, मैं कितने फंसे हैं, कौन लोग हैं आप लोग यार। सिंपल मैथ करना है, मुझे करना पड़ेगा है। 25% तो नहीं है, मगर करीब करीब हो। 4% बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। सर जी देखें करना क्या, इन दोनों के बाद मल्टीप्लाई करें। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ गया 0.02। अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02, ये आता है 2.5%। 2.5% डिटेक्शन रिस्क। मैं क्या चाहता हूं अचीव करना, ओ भाई मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, 2%। किसको मैं चेंज कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे ये कितना कम करना पड़ेगा, अब निकालें वैल्यू। नहीं, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 जी, तो 1% आएगा। क्या आएगा, 1%। कितना आ जाएगा फिर, 1%। इसका मतलब है कि 2.5 को कम करके मुझे कहां पे लेके जाना पड़ेगा, 1 पे। मुझे 1.5% अपना रिस्क कम करना होगा। रिस्क कम करने से शायर की क्या मुराद है, सब्सटैंटिव को बढ़ाना पड़ेगा, सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा, कंफर्मेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, एविडेंस टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्वायरीज को बढ़ाना पड़ेगा, इंस्पेक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने ये कमी है मेरी जान, 2.5 और 1 में कमी। मैंने कहा था मैथ, सुना था वो भी नहीं सुना था। हाँ जी, ये गेम समझ आई क्या, अभी तो ये चल रहा है ना। मैं चाहता हूं इसको यहां पे लेके जाना, और ये मैं चेंज कर नहीं सकता, तो मुझे किसको बदलना होगा, सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन रिस्क को। अच्छा जी, ये हमारी थीम समझ आई है ना। तो ये सवाल करें अटेम्प्ट, इसमें आपने कमेंट करना है कि ये स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं है। पहली क्या है, गलत क्यों है ये भी बताना ना। कहते हैं इनहेरेंट रिस्क कैन बी लोअर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड ओवरसाइट बाय द एंटिटी। गलत, इनहेरेंट रिस्क को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसको जब भी सोचना है कंट्रोल्स को साइड पर रखकर सोचना है। सेकंड पढ़े, द ऑर्डर रिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम errors arising out of inherent risk which are not
prevented detected by entities control. सही कह रहा? She is right. She is totally wrong. मुझे बताएं क्यों? कहता है द ऑर्डर्ड रिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि ऑर्डर्ड रिस्क की इक्वेशन है एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ इनहेरेंट रिस्क. इतनी बात तो ठीक है. विच आर नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय एंटिटीज कंट्रोल, यानी कि कौन सा रिस्क? कंट्रोल रिस्क. बस यही होता है? नहीं. तीसरी बात क्या मिस कर गया है? डिटेक्शन रिस्क. तीसरा पढ़े. ये सही है. डिटेक्शन रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कैरिंग आउट मोर सब्सटैंटिव. हाँ, दूसरा दोबारा. द ऑर्डर्ड रिस्क AR is derived from is equal to errors arising out of inherent risk. इतनी बात ठीक है. Which are not prevented detected by entities control. ये कौन सा रिस्क है? कंट्रोल रिस्क. ऑर्डर्ड रिस्क, ये वाला पॉइंट. ऑर्डर्ड रिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ इनहेरेंट रिस्क. यहां तक ठीक है. विच आर नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. इतनी बात भी ठीक है. मगर क्या ऑर्डर्ड रिस्क सिर्फ यही है? तीसरी क्या है? वो दिया हुआ है. यही गलती, यही गलती. हाँ, अगर यहां पे ये लिखा हो ना रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो फिर ठीक हो जाता, फिर ठीक हो जाता. चौथा पॉइंट देखें. हायर रिस्क नहीं, हायर inherent risk leads to higher detection risk. Consequently, it increases overall. सही गलत है? ठीक है. क्यों? आप इसको तो भूल ही गए बेचारे को. इसका कोई जिक्र है? नहीं. तो जब भी बात किसकी कर रहा है? ओवरऑल ऑर्डर्ड रिस्क की. तो आपने तीनों एरियाज को देखना है. इसमें कितनी बात बता रहा है? दो. पहली कौन सी है? इनहेरेंट रिस्क. दूसरी कौन सी है? डिटेक्शन. कौन सी खा गया है? कंट्रोल. आखिरी पॉइंट देखें. अगर ये यहां तक हो ना, मैं बात मान लूं, कंसिक्वेंटली इट इंक्रीजेस ओवरऑल ऑर्डर्ड रिस्क. तो हमने इसके एंगल से सोचना. बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा. मगर कंट्रोल, हायर इनहेरेंट रिस्क, हायर इनहेरेंट रिस्क लीड्स टू हायर डिटेक्शन रिस्क. ये गलत है. कंट्रोल्स जब वीक होंगे उसकी वजह से मुझे अपने सब्सटेंटिव को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. तो यहां पे वही एंगल क्या है? मिसिंग. आखिरी पॉइंट देखें. पहले आखिरी पॉइंट कर ले. हाँ, जब भी वो कहें ना ऑडिट रिस्क, तो आपने तीनों को लेकर चलना. देखिए इसकी वर्किंग ठीक है. देखें जरा, ये मुझे दिखाना. हाँ जी. सही कह रहा है, सही कह रहा है ना? बिल्कुल सही कह रहा है. सोल्यूशन देख लो. ये बांट दो, कुछ यहां बांट दो, कुछ वहां बांट दो. सही कहा आपने, कहा जूम इन नहीं होता. यार काउंटर ना किया करें प्लीज, अच्छी बात नहीं होती यार. इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा. सही कह रहा है, आगे आ जा. अच्छा जी, आप तक एक फाइल आएगी, आ चुकी है बल्कि. इसको देखें जरा. आई फाइल? जी
फाइल आई है अब तक? आ जानी चाहिए अब तक तो। नहीं भाई, फिजिकल दे रहा हूं। आ गई है? खत्म हो गई। कितनी कम है? एक मेरे हाथ में है, 3 कम है। चलो ये तो दे दो ना पीछे, बाकी 2 सामने शेयर कर लें। जिनको नहीं मिली वो जाते हुए फिर फोटोकॉपी कराते हुए जाइएगा। अच्छा जी सुने, ये बेसिकली मैंने आपको क्यों दी है, और अगर आप गौर करेंगे तो बीच में से कुछ चीजें खाली भी आपको नजर आ रही होंगी। ये उतने स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपके कैफ के सिलेबस में है। ये सारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कहाँ पे आपको मिलते हैं, आपके कैफ के सिलेबस में मिलते हैं। जो बीच में गैप्स है ना, जो पूरा पूरा एक पेज भी शायद खाली होगा, इसमें वो स्टैंडर्ड्स थे जो कि आपके सिलेबस से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उनको मैंने गायब कर दिया यहाँ से। तो अब करना ये है कि जब भी आप लोग रिस्क का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हों, या जब भी आप लोग रिपोर्ट्स का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हों, तो आपने एक दफ़ा इन स्टैंडर्ड्स की इन बातों को जहन में ला के फैसला करना। जैसे मैं आपको लेके जाता हूं इन्वेंट्री में, आइए जरा इन्वेंट्री पे आए। ऑडिटर क्या देखेगा? पहला पॉइंट पढ़े, हैज इन्वेंट्री बीन कंसिस्टेंटली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। यानी कि बीइंग ऑडिटर मुझे इसकी वैल्यूएशन को कैसे चेक करना होगा कि क्या वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे आ रही है या नहीं आ रही, मुझे ये चेक करना है। और अगर ये नहीं आ रही तो मेरा कौन सा रिस्क है? ऑडिट रिस्क। मेरा कौन सा रिस्क बन जाएगा? ऑडिट रिस्क। अच्छा, अगर मैं इसको रिपोर्ट्स के एंगल से सोचूं और अगर उनकी इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे नहीं है, मिसस्टेटमेंट, तो बीइंग ऑडिटर मुझे ये चीज़ों को असेस करना है, इन एरियाज को लाजमी देखना है। इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट पढ़े, एक्सेप्टेबल कॉस्टिंग मेथड। कौन से होते हैं जी? 2, फाइफो और एफको। इसके अलावा कोई और यूज किया होगा तो वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्ट नहीं करता, मिसस्टेटमेंट। अच्छा, रिस्क क्या हो सकता है? ऑडिट रिस्क कि उन्होंने कोई तीसरा फ्रेमवर्क यूज किया हो, उसमें भी आ सकता है। ऑडिट रिस्क क्या है? कि उन्होंने कोई तीसरा फ्रेमवर्क यूज किया हो जो कि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इजाजत नहीं देता। इसी तरह अब अगर आप थोड़ा आगे आए, I16 में आए, IAS 16 में आए जरा। नहीं, पहला पॉइंट क्या है? हैज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट बीन डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड। शुरू यहां से होता है, किससे? कॉस्ट से। अगला पॉइंट पढ़े, हैज कॉस्ट बीन अप्रोप्रिएटली एलोकेटेड। फिर डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। अगर ये कुछ नहीं हुआ हुआ, यानी कि इनके आंसर अगर नो में है तो मिसस्टेटमेंट, है। और प्लानिंग स्टेज पे खड़ा होकर मुझे रिस्क है क्या कि ये काम नो में हो रहे होंगे, और उसी को मैंने चेक करना है बाय अप्लाइंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इसी तरह आप अगर थोड़ा सा आगे आए तो आपको IAS 21 में आए, जरा फॉरेक्स में आए। पहला पॉइंट पढ़े, क्या अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट यूज हुआ है? क्या अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट यूज हुआ है या नहीं हुआ? किस चीज के लिए? ट्रांसलेटिंग फ्रॉम फंक्शनल टू। तो अगर इसका आंसर नो है, इसका मतलब है फिर भी क्या आएगी? मिसस्टेटमेंट आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह IAS 38 पे है, जरा 38 पे है जरा। पहला सवाल पढ़े, हैव परचेज्ड इंटेंजिबल बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड मेजर्ड। अच्छा, कौन से इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं होते? क्या इंटरनली सारे रिकॉग्नाइज नहीं करते, या सिर्फ गुड में रिकॉग्नाइज नहीं करते? गुड में रिकॉग्नाइज।
गुडविल को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट अगर हम गुडविल खरीदें फिर करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, हैव द यूजफुल लाइफ ठीक से डिटरमिन की है या नहीं की। अच्छा, ये जजमेंटल पॉइंट है। एक एंटिटी फर्ज करेगा, एक ERP सॉफ्टवेयर बनाती है और कहती है कि जना इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 8 साल है। डू यू थिंक कि वो 8 साल ठीक एस्टिमेट है? नहीं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, इसकी यूजफुल लाइफ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं उनके साथ। तीसरा पॉइंट पढ़े क्या, एक्सपर्ट को लेकर, वो तो एक प्रोसीजर है ना। तीसरा पॉइंट पढ़े, इज देयर एविडेंस टू सपोर्ट द नॉन डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल्स विद एन इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ। याद करें, अच्छा जो इंडेफिनिट वाले होते हैं उनकी अमोर्टाइजेशन तो नहीं होती, उनका क्या होता है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, और अगर वो भी नहीं की भी मिसस्टेटमेंट। तो ये सवाल पढ़ के ना जो काम की बातें आपको आनी चाहिए स्टैंडर्ड से, वो आपको एक लिस्ट मिल जाती है। ये बात समझ आ रही है? सिर्फ वो बातें जो कि आपके काम की हैं। जैसे इंपेयरमेंट में आए, इंपेयरमेंट में आए, जरा पहला पॉइंट पढ़े, क्या उसको इंडिकेट। अब इंपेयरमेंट करने के लिए दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा, इंपेयरमेंट हम पूरे साल चेक करते रहते हैं? नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं कि इंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर्मूला क्या होता है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो हो रहा है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो क्या आएगी? इंपेयरमेंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो लोअर है जो हायर। अच्छा, रिवर्सल है, तो रिवर्सल के लिए भी हम हायर ऑफ करते हैं, लोअर ऑफ करते हैं? लोअर ऑफ करते हैं, और देखते हैं कि जितना इंपेयर, मोबाइल पर रुक गया हूं। एक काम कीजिएगा, 36, 38, 21, 16, ये 4-5 एरियाज को प्लीज रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज सवालों ने आपको परेशान करना ही करना है। अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती होगी, जितनी मर्जी नॉलेज लेके चले जाएं ऑडिट की, खराब हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें वैल्यू ऐड करेंगी, आप एक बेटर पोजीशन में होंगे अपना जवाब को लिखने में। एक आपको डमी देता हूं, ये देखें, एक डमी करते हैं, ये सवाल पढ़ें। अच्छा, मैं इसके पहले आपको रिक्वायरमेंट बता दूं। पहली रिक्वायरमेंट है यू हैव टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क। दूसरी रिक्वायरमेंट है यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। पहले आप ट्राई करें, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, जो करना है इस सवाल का करें, इसको उल्टा करें, सीधा करें, गलत करें, जैसे मर्जी करें, मगर करें। सबसे पहले क्या निकालना है, उसके लिए क्या सोचना है, पेस्टल, और ऑडिट रिस्क के लिए क्या सोचना है, अकाउंटिंग। करें, 10 मिनट आपके पास हैं, जो दिल में आ रहा है लिखें, मगर लिखें, जैसा दिल में आ रहा है वैसा लिखें। क्या
लाइन बाय लाइन चला करें। जब भी रिस्क का सवाल हो हमेशा लाइन बाय लाइन चलें, पूरे सवाल को छोड़ दें, एक एक लाइन में रिस्क तलाश करते हुए जाएं, आपका सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। ये टोटका दे रहा हूँ। हाँ, अगर हमारे पास पेटेंट पे दूध है तो हमारी प्रोडक्ट को कोई जिसे कहते हैं दोबारा से इम्प्रूव करके मार्केट में लेकर आए। पहले ये कर लें, मैंने वो सवाल है पहले ये कर लें, ऐसे इनका दिमाग खराब हो जाएगा। इसको पहले कर लें। लाइन बाय लाइन, इसकी अप्रोच ही यही है। बिजनेस रिस्क में ये बताना है कि ये टाइप का उसके ऊपर बिजनेस पे क्या इफेक्ट है, जिस तरह मैच शुरू करते हैं उसी कोई कंसर्न भी कुछ ऐसी हो सकती है, मगर ओनर कहेगा मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, और गोइंग कंसर्न का वर्ड यूज नहीं करेगा। जब हम लोग बात करते हैं ना बिजनेस रिस्क, तो हम ओनर हैं। जब हमने निकालना है ऑडिट रिस्क, तो हम कौन है? ऑडिटर। यही फर्क है। पहले आप सोचें सेठ बन के, फिर आप सोचें ऑडिटर बन के। और जब सेठ बन के सोच रहे हैं तो माइंड में क्या रखना है? पेस्टल, पेस्टल वाली बात। पाँच मिनट रह गए। जब आप सेठ है ना, जब आप सेठ बन के सोच रहे हैं, तो आपने पेस्टल को माइंड में रखना है। पेस्टल पढ़ा हुआ? नहीं। पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कितने हो गए? 4। लीगल, एस रह गया, सोशल। तो आपने ये माइंड में रख कर सोचना है कि ये फैक्टर से बिजनेस को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। और जब आप सोच रहे हैं बीइंग ऑडिटर, तो आपने अकाउंटिंग वाली बातों को ध्यान में रखना है। जो भी जहन में आ रहा है अभी लिखते जाएं, डिस्कस करते हैं, तसल्ली से करेंगे। ये सवाल दिखने में छोटा है, मगर इसमें कुछ 10-12 रिस्क हैं। हाँ जी, अगर आप आराम से करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। कुछ 4-5 बी आर हैं, कुछ 4-5 ए आर हैं। बजा दें, आज बजा दें भाई के लिए। यही आपको चाहते हैं। पाँच मिनट रहेंगे, जल्दी कीजिएगा। सर हो गया। हो गया? राइटिंग अच्छी है बोर्ड पे? अच्छी है, कर लोगे बोर्ड पे? आ जाओ। पहले तो बोर्ड साफ कर दे।
फिर हम बच्चों से पूछते हैं, फिर वो पॉइंट्स आपने साथ साथ लिखते जाना है। हाँ जी, आप तो करें सॉल्व। बीच में एक लाइन खींचते ना। हाँ, हाँ, भाई मेरी दिवाली राइटिंग है, मुझे उसमें लिखना पड़ा। असल में जो आप बिजनेस करते हैं वो और होता है, इनका और है, इनका असल वाला है, आपका नकल होगा। हाँ जी, सवाल पे आते हैं। आप जरा सुने, फर्स्ट लाइन पढ़े, बिल्कुल फर्स्ट लाइन पढ़े। यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड। अच्छा, पहले ना अपना फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर करें। अभी हम इस पूरे सवाल को सिर्फ एक एंगल से लेकर चलेंगे, वो एंगल कौन सा है? बिजनेस रिस्क। ठीक है, फिर दोबारा से सवाल को करेंगे मगर किस तरह? ऑडिट रिस्क। फर्स्ट लाइन पढ़े, यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ डीपीएल, अ लिस्टेड कंपनी। यहां तक तो कोई मसला नहीं। डीपीएल ऑपरेट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोई मसला नहीं। विच इज हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, यानी के हौसला हाईली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अब मैं सेठ हूं, सेठ कहता है यार मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं जिसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट के रूल्स ज़्यादा हैं, तो मुझे, अगर आपको मेंडलो मैट्रिक्स याद हो, गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, ज़्यादा पावर रखती है, तो मुझे हमेशा गवर्नमेंट को मुतमिन करके रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट मुतमिन कैसे होगी? जब गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। जहां मैंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी, उसका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं सेठ हूं अभी, एंड हैवी फाइन्स आर प्लेस्ड ऑन एनी नॉन कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशंस। सेठ को डर किस चीज का है कि अगर नॉन कंप्लायंस हो गई तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? हैवी फाइन्स। और उसके साथ एक और इसका है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट मेरे बिजनेस में बढ़ सकता है, जिससे वो मेरा की प्लेयर बन जाएगा और मैं ये बर्दाश्त होने नहीं दे सकता। तो मेरा पहला बिजनेस रिस्क क्या है? कि अगर, शुरू कैसे करना है? इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, company will be imposed to heavy fines on non-compliances of the regulations, and government can become a key player. ये सेठ को आज बैठ के खौफ है, क्या उसने compliances ब्रीच कर दी हैं? डर है ना, रिस्क है। कब हो सकती हैं? आज, फ्यूचर में। तो यही रिस्क होता है कि जो चीज़ फ्यूचर में होनी हो और किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही हो। पहला पॉइंट लिखा, पूरा बेशक ना भी लिखो, कुछ मेन पॉइंट्स बस बुलेट्स में डालते जाओ। और आप लोगों ने बोर्ड पे देखना। तू आ जा आगे। चलिए सेकंड पॉइंट में है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डीपीएल इज, यहीं पे रुक जाए। सेठ ये कहता है कि मैं जिस फैक्ट्री को रन करता हूं, मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है जो कि मेन है। क्या मैं कह सकता हूं कि वो सेठ सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है? खुदा ना खास्ता वो एक प्रोडक्ट की सेल रुक जाए तो बिजनेस उसका ठप हो जाएगा। तो
इसका बी आर क्या बन सकता है कि कंपनी इज सोलली डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ए, ड्रग ए, एंड इफ द सेल ऑफ ड्रग ए decreases, company can enter into winding up. Company can be entered into winding up. अब सेट का वर्ड क्या है? वाइंडिंग अप. अगर मैं यही बात सोचूंगा विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर तो मैं क्या लफ्ज बोलूंगा? गोइंग कंसर्न. यही फर्क है. लिखें कि जहां पे वो कह रहा है उसका प्रोडक्ट एक ही डिपेंडेंट है और वो मेन है, और अगर इसकी प्रोडक्शन या इसकी सेल रुक गई तो कंपनी का दिवालिया निकल सकता है. देखिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात है. आज मुझे क्या है? रिस्क है. लाइन बाय लाइन चलेंगे ना और सोचते जाएंगे तो पॉइंट्स निकलते आएंगे. अगर पूरे सवाल को इकट्ठा सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आगे आए. द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग ए. यहां तक तो कोई मसला नहीं है, बट आगे मसला आ रहा है. इज इंपोर्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड. रुक जाएं, कहां से आ रहा है? स्विट्जरलैंड से. अभी तो कोई मसला नहीं है. क्या मसला हो सकता है? खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट इंपोर्ट पे बैन लगा दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे या ड्यूटीज बढ़ा दे, तो मेरा रॉ मटेरियल तो वहां से नहीं आ पाएगा. और चूंकि वो यूज होता है मेरे ड्रग ए में, ड्रग ए मेरा क्या है? मेन प्रोडक्ट. कंपनी का फिर भी दिवालिया. ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लें कि किसी भी वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल वजह हो, चाहे वो सोशल वजह हो, किसी भी वजह से अगर वो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ और लोकली मुझे नहीं मिलता, तो मेरे इस ड्रग ए की प्रोडक्शन रुक जाएगी. वो रुकेगी तो मेरा मेन प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा. ये ख़राब हुआ तो कंपनी चलेगी नहीं. वो जो भाई ने पॉइंट का वो भी लिख लो, जहाज डूब जाए. इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा. हाँ, लेकिन वो ड्रग है तो नहीं ना आएगा. डिले हो गया तो तब भी वो प्रोड्यूस तो नहीं कर पाएंगे ना मौके पे. डिले भी डाल दो. अच्छा जी, आगे. ड्रग ए, प्लीज. ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. क्या मतलब? सेल्स कम हो रही है एंड इज करंटली सोल्ड एट लो मार्जिन्स. रुक जाए. एक मेरा प्रोडक्ट जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, मगर उसकी प्रोडक्शन अभी तक चल रही है, बिक नहीं पा रहा. मेरे वेयर हाउस में इन्वेंट्री जमा होती चली जा रही है. सेठ को डर किस चीज़ का है? मेरा ये प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है. नंबर 2, अंडर परफॉर्मिंग. रिस्क ये है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरे प्रॉफिट्स मज़ीद कम हो जाएंगे. जब मेरे प्रॉफिट्स मज़ीद कम होंगे, अगर तो मैंने लोन लिया हुआ है तो मुझे बिज़नेस के खर्चे चलाने के लिए उसको पे आउट करना पड़ेगा. वो मैं कहाँ से पे आउट करूँगा? लोन से या जेब से या अपने रिजर्व से. और हो सकता है कि मेरा जो इन्वेस्टर है वो भी मुझे छोड़ के चला जाए. अब देखिए, इतनी लाइन से हमने कितनी बातें सोच के निकालनी है. लिख लें. क्या? कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा सोल्यूशन. वो बना हुआ है, टेंशन ना ले. नहीं, कुछ नहीं, आप लिखें. एक्सपायर हो गया. एक्सपायर हो सकता है. नंबर 2, चूंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो रेवेन्यू मेरे कम हो रहे होंगे, प्रॉफिट्स मेरे कम हो रहे होंगे. मेरा इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको उसका मनचाहा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा. और
बात सुन, कंपनी का नाम इंडस्ट्री में खराब होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आगे आए जरा। लास्ट ईयर क्या हुआ? होल्डिंग कॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। हर चीज रिस्क तो है ना। अभी मैं सेठ हूं, मेरी इन्वेंट्री बड़ी बड़ी खराब हो रही है, ऑर्डर ने कहना लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये कह रहा है खराबी है, इसने तो कॉस्ट पे चलना ना, इसको क्या पता व्हाट इज एनआरवी। लास्ट ईयर क्या हुआ? A competitor introduced a much improved version of drug A. सेठ को एक और हॉल पड़ गया, कंपेटिटर आ गया। कंपेटिटर आ गया तो मार्केट शेयर इसका देख लीजिए, मार्केट शेयर गिर सकता है अगर कंपेटिटर आ जाए। वो लेते हैं उससे बेहतर भी है, तो ये लिख सकते हैं कि मतलब ज़्यादा कस्टमर उससे शिफ्ट हो जाए और हमारा कंपनी को बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मार्केट शेयर जब वो लेके जाएगा, इट मींस कि मेरा कस्टमर वहां पे जा रहा है, इट मींस कि मेरा रेवेन्यू स्नैच होके उधर जा रहा है। आगे चले, कंसिडरिंग द टफ कंपटीशन, आगे बढ़े। All the companies in the pharma industry, including DPL, कोई मसला यहाँ तक नहीं, have to continuously carry out research activities for development of new drugs and improvement of the। सेठ को क्या मसला? पैसा। R&D करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। तो पैसा रिस्क थोड़ी है। पैसा आएगा कहाँ से? उस पे क्या मुझे पे करना पड़ेगा? पैसा आएगा कहाँ से और मुझे उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिस। तो अगर सिर्फ वो मुझसे क्या पूछता है, बिजनेस रिस्क, तो कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो है मेरे पास लिखने के लिए। चलिए अब यही सवाल हम करते हैं फ्रॉम। हाँ अच्छा, एक बात अपने पल्ले से मान लें प्लीज, कभी भी आपका जवाब आपके साथी के साथ मैच नहीं होगा। इवन आई कैप के साथ भी अगर वो 60-70% भी मैच कर रहा है ना, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बहुत अच्छा कर रहा है। तो कभी भी ये सवाल हो गया, इसके अलावा एथिक्स का सवाल हो गया, ये शायद डिफर करे, कंट्रोल्स का सवाल हो गया, इस पे आपने परेशान नहीं होना। नहीं, रिपोर्ट का तो मैच करना चाहिए। एथिक्स में कभी कभी थ्रेड्स मिक्सअप हो सकते हैं, कभी कभी जो बिल्कुल भी क्लियर ना हो। हाँ जी, अब आप आए जरा, बीइंग ऑडिटर, पहले लाइन पढ़ें। यू आर द ऑडिट सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ डीपीएल, कोई मसला नहीं। डीपीएल ऑपरेट्स इन द फार्मा इंडस्ट्री, कोई मसला नहीं। विच इज हाईली regulated by the government, कोई मसला। and heavy fines are placed on any non-compliance of the regulations। स्टैंडर्ड बताएं मुझे पहले। 10 नहीं आएगा, सिर्फ 37 आएगा। रेवेन्यू कहाँ से आ गया? कोई खुदा का नाल हो गया। एक काम करें, इस लिस्ट में जाएं, इस लिस्ट में जाएं और 37 पे जाएं। आगे आ गए हैं। इसका पहला पॉइंट पढ़ें। Have all the necessary provisions been recorded? Number 2, have contingent liability, contingent assets तो खैर नहीं है, been disclosed। तो अभी तो हमारे सामने कोई ऐसा मसला नहीं है कि उनके ऊपर केस हो गया, मगर फ्यूचर में केस हो सकता है। इनके लिए आज क्या बनानी होगी इन्होंने? प्रोविजंस, वो भी हो सकती है। तो इसमें देखें, अब आपको अगर IAS 37 नहीं आता होगा ना, तो आप ये पॉइंट को जानते हुए भी ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर इसमें
का लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के हवाले से, अगर इन्होंने एक प्रोविजन रिकॉर्ड किया इसका जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, लिख लें, अनलेस कि वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपका कोई और सवाल इफेक्ट ना कर रही हो। आगे आए, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डीपीएल इज ड्रग ए, द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन इज इंपोर्टेड फ्रॉम, रुक जाए, बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो पेमेंट पीकेआर में कर रहे होंगे, डॉलर्स में कर रहे होंगे, पाउंड्स में कर रहे होंगे। 21 क्या कहता है कि जब भी आप पेमेंट करें ईयर एंड पे जो रेट लगाएं वो ट्रांसलेट करेंगे करंट रेट के ऊपर। आई 21 खोल, 21 खोलें, पहला पॉइंट पढ़ें, रिस्क क्या है। अब देखें, सुने, रिस्क क्या है, हैव अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट बीन यूज्ड इन जनरेटिंग एक्सचेंज डिफरेंस। ये तो रिस्क कि हमने फॉरेन करेंसी के बजाय अपने अकाउंट लोकल करेंसी में बनाया। नहीं वो तो पहले सर जी वो ट्रांसलेशन नहीं ना होगी फिर पेबल की ईयर एंड के ऊपर। चलो माना जा सकता है। अच्छा इसके लास्ट पे आए जरा, इसी के लास्ट पे है, हैव अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट बीन यूज्ड। अभी कहानी शुरू कहां से हो रही है, हैव से, हुआ है या नहीं हुआ, यही तो रिस्क है, यही तो रिस्क है। और अगर इसका जवाब नो में हो तो मिसस्टेटमेंट बन जाएंगे, फिर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से आप रिपोर्ट को खराब कर रहे होंगे। अच्छा आगे आए, ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर नंबर ऑफ ईयर्स एंड इज करंटली सोल्ड एट लो मार्क। रुक जाए, हमें डर है कि वो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, किस पे होना चाहिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और हाईएस्ट टू पे जाए जरा। पहला पॉइंट पढ़ लें, वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और ये मेरा क्या है, रिस्क। Last year, a competitor introduced a much improved version of drug A. Going concern से पहले एक छोटी going concern भी तो होती है, impairment. इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं? नहीं। लास्ट ईयर एक कंपेटिटर भी आ गया, तो थक हार के इन्होंने अपने फिक्स एसेट्स को छोड़ देना है, तो उन फिक्स एसेट्स पे क्या आ सकती है फिर, इम्पेयरमेंट। कंपेरेटर का आना एक एक्सटर्नल निशानदेही होती है कि आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने वाला है, अपने एसेट्स को क्या कर लो, इम्पेयर कर लो। जितना आप पहले मुनाफा कमाते थे अब उतना मुनाफा कमा नहीं सकते। आगे पढ़े, लिख लो पॉइंट। कंसिडरिंग द tough competition, all the companies in the industry including DPL have to continuously carry out research and development activities। हाँ जी, स्टैंडर्ड कौन सा, हाँ 38 पे खोले जरा, 38 सेकंड लास्ट पेज पे है। पहला पॉइंट पढ़ लें, रिसर्च की कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट, और डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं, मगर नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि हम रिसर्च को भी कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। यही रिस्क है जो कि आपने देखना है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। आज कितने पॉइंट्स बन गए, हाँ इतनी गहराई में ना जाओगे हेजिंग में, तुम्हें यहाँ बैठ के पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ बैठ के याद नहीं आएंगे, तो मुनासिब। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ 38 नहीं पढ़ा हुआ, चलो मैंने एक वीडियो शेयर कर दूंगा 38 की तसल्ली से। रिसर्च और डेवलपमेंट, हाँ जी, कितने पॉइंट्स हो गए, 10 हो गए, टोटल काउंट करें ना। अब पढ़े सोल्यूशन, देखें पॉइंट्स हमारे मैच कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे बी आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है।
हाँ जी, तसल्ली कर लें, बल्कि तसल्ला कर लें, तसल्ला। ये पॉइंट आ गया था, ये आ गया था, ये भी आ गया था, ये भी आ गया था, वो सारी बातें भी आ गई हैं। हाँ, एक पॉइंट हमने मिस किया कि वो एक लिस्टेड एंटिटी है, रेवेन्यू उसके कम हो रहे हैं, तो वो माशरे में रहने के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए रेवेन्यू को ओवरस्टेट करके दिखा सकते हैं। तो खिलाफ वर्जी किसकी होगी? स्टैंडर्ड बताइएगा मुझे। 15 की, 15 की रेवेन्यू की, ऑडिट में आएगा। लिख दो। डन है? डन? अच्छा, अब मैं कुछ सवाल आपके पास होमवर्क दे रहा हूँ, एक इसको नोट कर लें, तस्वीर खींच लें बेशक, वो वाला 8 नंबर का टॉपिक पूरा 20 नंबर का, ये आता है 10 से 15। हाँ हाँ जी, ये सवाल कर लेंगे, ये याद नहीं। एक ये सवाल आपने करना है अटेम्प्ट, और इसमें सिर्फ क्या निकालना है आपने? ऑडिट रिस्क। अच्छा, आगे क्या कहना है? हाउ वुड यू डील, क्या मांग रहा है? सब्सटैंटिव मांग रहा है, ये करना है और ये करना है, अलमदद वाला। क्या हुआ? हर रिस्क के, अब जैसे ये रिस्क था, ये इंटेंजिबल वाला, कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट में ठीक किया या नहीं किया, इसका सब्सटैंटिव क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे, रीपरफॉर्म कर लेंगे, अमाउंट्स को चेक कर लेंगे, सारी बात है। पहला कौन सा था? एजुकेशनल यूनिवर्सिटी वाला। दूसरा कौन सा है? अल मदद फाउंडेशन। अच्छा, जब आप ये कर लेंगे तो बहुत ही बेसिक से हैं, ये दिखाना, ये किताब दिखाओ। ये दो करने के बाद आपने एक और काम भी करना है। सवाल कहाँ है इसमें? जब आप ये दो कर लेना, मेरी बात सुने, अब आप जाएं सवालों पे आए जरा। ये दो करने के बाद आपने करना है स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 2, एडवेंचर ट्रेवल्स के नाम से आ रहा होगा। स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 2, और फिर एक आपने करना है स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 1, अस्तोर के नाम से आ रहा होगा, अस्तोर। स्प्रिंग 23 का सवाल, स्प्रिंग 22 का सवाल, और ये दो सवाल, ये हार्डली 2 घंटे लेंगे आपके, अगर आप 1 गो में बैठ के कर लेंगे तो। ठीक है, मैं इंतजार कर लूं, हो जाएगा, आखिरी फैसला है, भाग जाओ। हाँ, ले लो।